प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, कभी कभी सरकार की कुछ नीतियां बड़ी हास्यास्पद बनती हैं और हम अधिकारियों को उन नीतियों को लागू करना पड़ता है। बड़े ही मशक्कत से और बड़े ही शिद्दत से भी लागू करना पड़ता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि लागू की जाएं और नहीं करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा। बात है मेरे अलीगढ़ टेन्योर की। मैं असिस्टेंट कमिश्नर था वहाँ वाणिज्यकर विभाग में, कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, जिसे सेल्स टैक्स कहते थे पहले। मुलायम सिंह जी ने इसे वाणिज्यकर कर दिया था। लॉटरी पे टैक्स लगा दिया सरकार ने बिना सोचे समझे। पता नहीं, नीति निर्माता तो आईएएस ही होते हैं ज़्यादातर, लेकिन ऐसा क्यों किया गया? शायद कोई पूर्वाग्रह रहा होगा, लॉटरी वालों से कोई नाराज़ी रही होगी, देख लेने की भावना रही होगी, निपट लेंगे की भावना रही होगी। लॉटरी पे टैक्स लगा दिया गया। बहुत लॉटरी खेली जाती थी उन दिनों। तमाम सारी दुकानें रामघाट रोड के पुल के नीचे, जो अब दुकानें हैं, उस समय तो पुल नहीं था, तो वो सब दुकानें लॉटरी की दुकानों में तब्दील हो गई थी। कपड़े की दुकानें, इलेक्ट्रिकल दुकानें, बर्तनों की दुकानें वगैरह वगैरह सब लॉटरी की दुकानें हो गई थी। और सुबह सुबह जब रिजल्ट आते थे लॉटरी के, जब मैं ऑफिस जाता था, वो कौन सी टाकीज थी उसके पास में ऑफिस था, एक गली सी में, अब तो बदल गया है। तो जब मैं वहाँ जाता था तो रास्ते भर जो है वो रिक्शे के नीचे, मज़े की बात है रिक्शे से जाता था, वो बताऊंगा, तो नीचे उसके टिकट फैले होते, पूरी सड़क पर लॉटरी के टिकट फैले होते थे। कार जा ही नहीं सकती। रामघाट रोड का पुल पार करना अपनी कार से या जीप से संभव नहीं था। घूम के आना पड़ता था, कठपुला होके, बहुत लंबा रास्ता पड़ता था, वो भी बहुत जाम का रास्ता होता था। आगरा रोड का तिराहा जो है बहुत जाम होता था, तो रिक्शा ज़्यादा सेफ सवारी होती थी। बल्कि किसी आदमी के कंधे पे बैठ के आना होता तो ज़्यादा सेफ होता, लेकिन वो सुविधा उपलब्ध नहीं थी। लॉटरी पर जब टैक्स लगाया तो बोरे बोरे भर के लॉटरी के टिकट रेलवे स्टेशन से पकड़े गए। सरकार ने ये नहीं सोचा कि सरकार डाल डाल और कर वंचक व्यापारी, जो टैक्स चोर व्यापारी है, वो पात पात। ये कहा गया जो लोग लॉटरी ऑर्गेनाइज करेंगे वो टैक्स देंगे, एट सोर्स टैक्स देंगे। अब उसमें क्या हुआ कि हम लोगों ने पर्चे देखे, कागज देखे, तो पता लगा टैक्स नहीं दिया गया है, बिल नहीं कटा हुआ है। तो लॉटरी के बोरे जब्त कर दिए। रेलवे स्टेशन भर गया लॉटरी के बोरों से। व्यापारी बहुत चालाक था, उसने क्या किया कि जो लॉटरी ऑर्गेनाइजर था उसने वो पूरी सीरीज कैंसिल कर दी। दूसरी बात है, कुछ अधिकारी कुछ थोड़े और तीरंदाज निकले। जैसे कि एक लॉटरी का टिकट, मान लो कि 1 लाख की लॉटरी है, छोटी छोटी लॉटरियाँ होती थी उन्होंने, 10,000 की लॉटरी, 5,000 की लॉटरी, 1,000 की, 2,000 की, मैक्सिमम लॉटरी 1 लाख की। तो 1 लाख की लॉटरी है, तो लॉटरी के अगर 1,000 टिकट है तो 1 लाख का गुणा कर दिया, उसका 40% जुर्माना निकाल दिया। अब कौन देगा भाई? इसका मूर्खता वाली बात। जो हमने जब्त किया है वो कागज के टुकड़े हैं केवल, और उनकी 2 कौड़ी की कीमत नहीं है। अगर वो निकल आए तो लॉटरी, ना निकले तो कुछ भी नहीं। तो कायदे की बात तो ये है कि हम प्रोबेबिलिटी के आधार पर टैक्स नहीं लगा सकते कि इस बोरे में जो टिकट हैं उन टिकट में किसी टिकट पे 1 लाख रुपए निकलेगी लॉटरी के नहीं निकलेगी। सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए था कि ये टैक्स हम किस चीज पे लेंगे। टोटल देखो होना क्या चाहिए था। बाद में अमेंडमेंट हुआ, फिर बाद में ये वापस हो गया टैक्स। समझ में आ गया सरकार को ये बहुत बड़ी गलत नीति बनाई गई। होना ये चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको टैक्स लगाना है तो जितना रुपया आप लॉटरी में बांटेंगे, जैसे कि जो ड्रॉ है, उस ड्रॉ में एक 1 लाख का ड्रॉ है, एक 50,000 का, एक 20,000 का, एक 10,000 का, 5,000 का, 1,000 का, 500 का, 200 का, 100 का, इन सबको जोड़ लीजिए। पूरे लॉटरी के ड्रॉ में जो लॉटरी ऑर्गेनाइजर है वो इतने रुपए खर्च कर रहा है, उस पर टैक्स लगा दीजिए। इन लोगों ने टिकटों पे टैक्स लगाया, तो ये तो नॉनसेंस बात है। टिकट की कोई वैल्यू थोड़ी, अगर निकल आया तो लाख का, नहीं तो खाक का। फिर वो अमेंडमेंट हो गया। जैसे ही अमेंडमेंट हुआ तो कोर्ट से ये सारा ऑर्डर जो है इनफ्रक्चुअस हो गया, बेकार हो गया, नल एंड वाइड हो गया। क्योंकि हम बिक्री पे टैक्स लगा सकते हैं। हमने बिक्री की किसकी? टिकट की। अगर मैं लॉटरी ऑर्गेनाइजर हूं तो मैंने टिकट की बिक्री की, और टिकट 1 रुपए का टिकट बिकता था उन दिनों, तो 1-1 रुपए के मान लो 10,000 टिकट बेचे। 10,000 रुपए की सेल से हम इस पर टैक्स लगा सकते हैं।
अगर लगाना चाहें तो यही लगाए गए थे अमेंडमेंट के बाद। लेकिन ये कैंसिल इसलिए हो गया क्योंकि ये 10,000 रुपये जो लिए वो उस चीज़ की कीमत नहीं है, ये संभावना की कीमत है कि लॉटरी का टिकट खुलेगा। टिकट की कॉस्टिंग अगर करें तो वो कॉस्टिंग के हिसाब से नहीं है, जितना कागज़ उसमें लगा है, प्रिंटिंग लगी है, ट्रांसपोर्टेशन लगा है, उस पर 1 रुपये का टिकट है, तो वो कॉस्ट नहीं है। ये 1 रुपया संभावना का खेल है। तो हम स्पेकुलेशन पे टिकट नहीं लगा टैक्स नहीं लगा सकते। हमारे बिक्री कर अधिनियम 1948 में लिखा हुआ था कि संभावनाओं पर, स्पेकुलेशन पर, जुआ आदि पर टैक्स नहीं लगेगा। नहीं तो उत्साही लोग जो है वो जुए पर भी लगा देते। तो कभी कभी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बड़ी विचित्र बन जाती हैं। स्पेकुलेशन पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए ना लॉटरी पे लगा, ना शेयर मार्केट पर, शेयर बाज़ारों पर लगा, शेयर बेचने खरीदने पर, ना जुए पे लगा। एक और उसी समय 1993, 94, 95 के आसपास की बात है, क्योंकि मैं लगातार 4 साल रहा अलीगढ़, तो इसी बीच की बात है। पुस्तकों पर टैक्स लगा, मुलायम सिंह सरकार थी। पुस्तकों पर टैक्स नहीं लग सकता। जब व्यापार कर लागू हुआ तो चीनी, टेक्सटाइल और पुस्तकों पर भी टैक्स लगा दिया। लगाना विधानमंडल का कार्य है, बढ़ाना कार्यपालिका का कार्य है, इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं। तो बढ़ाया नहीं गया, लगाया गया। लग नहीं सकता था। पुस्तकों पर टैक्स लगाने के लिए पहले ही विवरण था कि पुस्तकों पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो कागज़ से बनती हैं और कागज़ पर जो है वो उन दिनों एडिशनल एक्साइज ड्यूटी होती थी। चीनी पर भी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी होती थी और कपड़े पर भी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी होती थी, जो सेल्स टैक्स के बदले में ली जाती थी। जिन चीज़ों पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है उन पर सेल्स टैक्स नहीं लिया जा सकता। अंततः इन पर लगा के हम लोगों से कहा गया वसूल करो, जिससे कि सरकार की वाहवाही हो कि सरकार ने इन पर टैक्स लगाया तो इतना रेवेन्यू आया। हम लोगों ने जी जान लगा के वसूल किया। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया कि एज इफ इट वाज नॉट इम्पोज्ड, तो इसके बाद ये सारा टैक्स वापस करना पड़ा। कितनी छीछालेदर होती है। ऐसी नीतियां कई बार बनते हुए मैंने देखी हैं। ऐसी नीतियां जो, सच बात यह है कि इन नीतियों का कोई लाभ नहीं। जैसे दहेज विरोधी कानून का कोई लाभ नहीं, सिवाय मिसयूज़ हो रहा है ज़्यादातर। असलियत में तो जो वास्तव में सताए गए हैं दहेज पीड़ित, वो तो कर नहीं पाते हैं कार्रवाइयाँ। बस हाँ, कुछ लड़कियों ने इसको जो है ब्लैकमेलिंग का हथियार बना लिया। इस बात के लिए कुछ महिलाएं बुरा मान सकती हैं, तो माने मेरी वजह से। कुछ लोग कर रहे हैं ऐसा, तो डेफिनेटली कहा जाएगा, इसके लिए ज़बान बंद नहीं रखी जाएगी। तमाम लोग ऐसा करते हैं, झूठ बोल के जो है लोगों को फंसाते हैं। भाई अगर कोई दहेज मांग रहा है, आप शादी मत करिए। बाद में उत्पीड़न कर रहा है तो रिपोर्ट करिए, FIR करिए। सच बात यह है कि असली तो बेचारे उत्पीड़ित हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और जो लोग जो हैं, जो इसका फ्रॉड का खेल खेल रहे हैं, वो लोग इसमें बारे न्यारे कर रहे हैं। मैं जानता हूँ पर्सनली बहुत सारे केसेस को, जिन लोगों ने सास ससुर को फंसाया हुआ ज़बरदस्ती। उन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी फंसाया गया। पर्सनली जानता हूँ मैं तमाम लोगों को। इस कानून का सिर्फ मिसयूज़ ज़्यादा हुआ है। ऐसा आज तक कहीं नहीं हुआ कि सच में जिन्होंने सताया हो। मेरे देखते देखते अलीगढ़ में एक बेटी को उसके ससुराल वालों ने ज़िंदा जला दिया दहेज के लिए। कुछ नहीं कर पाए घर वाले, जबकि जलाने वालों में विश्वविद्यालय के किसी विश्वविद्यालय के बहुत ऊंचे पद पे स्थित लोग थे। प्रोफेसर थी उसकी सास, और ससुर भी शायद कोई रजिस्ट्रार वगैरह कुछ थे यूनिवर्सिटी में। इतने पढ़े लिखे लोग। उसको जला दिया गया। मैं ज्ञान सरोवर में रहता था, मेरे सामने वाले घरों में किसी में ये कांड हुआ था। इतने प्रभावशाली लोग होने के बावजूद वो, मतलब के कारण उनका कुछ बिगड़ नहीं पाया, और तमाम इस कानून का मिसयूज़ होता है। तो ये कानून भी ज़रा कायदे से बनाया जाता, दहेज विरोधी, तब तो ठीक था। क्या लाभ है? खूब दहेज लिया दिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, सरकार कुछ नहीं कर पाती। इसमें सरकार की सदाशयता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है कि सरकार ने कोई गलत ढंग से, सरकार ने सही सोच के बनाया। लेकिन कुछ कानून सरकार सोच नहीं पाती है, उनको बनाती है। लेकिन अब आप सरकार की आलोचना कर नहीं सकते। सरकारी अधिकारी हैं तो आपको सरकार की नीतियों का पालन करना पड़ेगा। हम लोगों ने वही किया। लेकिन मुझे अचानक आज याद आ गया कि कुछ ऐसे केसेस हुए हैं कि जिनमें हम लोगों को पता था कि ये कानून चलेगा नहीं, और वो नहीं चला। GST जब लागू होने वाला था, तभी मैंने कहा था कि इनपुट क्रेडिट जैसी कोई चीज़ होगी और इसमें सरकार का करोड़ों का घाटा होगा। वो हो रहा है, क्योंकि मैं तो व्यापारी को जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से।
व्यापारी अगर एक पैसा भी खर्च करेगा तो उसका लाभ उठाएगा। वो कहे कि किसी को सपोर्ट करने के लिए पैसा खर्च कर रहा है या चैरिटी के लिए कर रहा है, अरे राम कहो, चैरिटी भी करता है तो स्वर्ग में अपनी सीट सुरक्षित करता है। ये तमाम जो लक्ष्मी नारायण मंदिर बने हैं, बिरला मंदिर बने हैं, ये जो भी हैं, तो इन सब बिरलाओं ने जो बनवाए हैं, सबने बनवाए हैं, तो ये अपना परलोक सुधारने के लिए बनवाए हैं। व्यापारी लाला कभी भी जो है कोई काम बिना फायदे के नहीं कर सकता। फायदा होगा तभी करेगा, उसका नाम ही व्यापारी है, वो व्यापार करता है। इससे मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है, ना उसकी कोई आलोचना है। ये रियलिटी है, उसका काम ही यही है कि अगर एक पैसा लगाओ तो उसका जब तक रिटर्न ना मिले तो मत लगाओ। चैरिटी भी करेगा, 10 जगह गाएगा कि मैंने चैरिटी की, मैंने चैरिटी की, मैंने चैरिटी की, मैंने चैरिटी की। वो मर रहा था, भूखों मर रहा था, नहीं तो मर जाता। अकाल पीड़ितों को एक केला भी देगा तो फोटो खिंचवा के वायरल करेगा वीडियो। ये होता है। चैरिटी की बात आई तो मैं इस चैनल पर भी ये बात कह दूं कि प्लीज़ मेहरबानी करके, बराए मेहरबानी, कृपा करके, बहुत ही विनम्रतापूर्वक मैं कह रहा हूं, अगर आप आईएएस एस्पिरेंट हैं, आपको क्लास करना है तो ही एडमिशन लीजिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए मत लीजिए। आनंद प्रदीक्षित को ऐसे किसी सपोर्ट या चैरिटी की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़, बिल्कुल भी। मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर आप ये शब्द कहते हैं या बिना कहे भी अगर ऐसा करते हैं। क्योंकि एडमिशन लीजिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो एडमिशन लीजिए, भावनाएं व्यक्त करिए, मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ में है और मैं सदैव आपके लिए एक आदर्श गुरु की तरह ही रहूँगा। लेकिन अगर आप ये सोच के एडमिशन लेते हैं कि गुरुजी की कुछ मदद कर दें, तो बेटा गुरुजी को ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं। कहते ईश्वर का दिया सब कुछ है। वो क्या कहते हैं वेलकम फ़िल्म में वेलकम में डायलॉग है ना, ईश्वर के दिया सब कुछ है, नाम है, इज्जत है, शोहरत है, पैसा है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है, इतना है, काम चल रहा है। तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ये बात मैं प्रभु से कहता हूँ, आपसे नहीं कहूँगा। आप मुझे क्या सपोर्ट कर सकते हैं? बच्चे हैं अभी, हम लोग देने के लिए होते हैं, नाना, दादा, माता, पिता, गुरु देने के लिए होते हैं। ये देने वाले हाथ हैं, लेने के लिए तुम्हारे आगे नहीं फैले हुए हैं। कभी मैं अगर क्षुब्ध होता हूँ कि एडमिशन नहीं लेते हैं आप लोग, तो इसलिए कि आप सही और गलत नहीं समझते। आप गलत जगह एडमिशन लेते हैं, या कभी-कभी मुझे लगता है कि आपको लेना चाहिए, जैसे आप किताबें खरीदते हैं, ऐसे ही आपको कम से कम एक कोर्स खरीदना चाहिए। है ना? इसमें मेरा सपोर्ट नहीं है कोई कि आप मुझे सपोर्ट करनी। बेटा एक वो हमारे यहाँ एक आदमी था, वो कंघे बेचता था। बहुत गरीब आदमी था, कंघे लिए खड़ा रहता था रेलवे स्टेशन पे। वो ऐसी आवाज़ में गाता था कि मुझे ये नहीं समझ में आता था वो क्या कहता है। गिड़गिड़ाता सा, रिरियाता सा बोलता था रहता था। कुछ लोग उसके कंघे खरीद लेते थे न ज़रूरत होते हुए भी। गंजे भी कंघे खरीद लेते थे सपोर्ट करने के लिए। ऐसा सपोर्ट मुझे नहीं चाहिए। ना मैं कंघे बेच रहा हूँ और ना गंजों को कंघा खरीदने की ज़रूरत है। सिंपली एक बात है, गंजा कहने से किसी को हर्ट हुआ हो तो आई एम सॉरी, जिसके बाल नहीं हैं वो। तो कहावतें हैं इसलिए कहा जाता है, किसी को अपमानित करने का उद्देश्य नहीं है। लेकिन मैं कंघे नहीं बेच रहा, इसलिए नहीं मैं यहाँ पर हूँ इस चैनल पर कि आप दया करके कोई कोर्स खरीद लें, बिल्कुल नहीं। अरे कृपा बड़े करते हैं, तुम बच्चे हो, तुम क्या कृपा करोगे हमारे? कितने बड़े व्यापारी हो, मेरे ऊपर कृपा नहीं कर सकते आप। इसलिए प्लीज़ अपनी कृपा अपने पास रखिए, अपना सपोर्ट अपने पास रखिए, उनको करिए जिनको ज़रूरत है, और अगर करिए तो किसी से कहिए मत। ठीक है? थैंक यू।